आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड और डीएलएड दोनों के लिए। ये टॉपिक है एजर-डेल कोन मॉडल, यानी एजर-डेल का शंकु मॉडल। ये बीएड में तो सिंगल यूनिट इसी चीज़ पर है, अकेला इसमें यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस यूनिट का, और डीएलएड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसे पूछा जाता रहा है, तो इसलिए इसे स्किप बिल्कुल मत करना, इसे बहुत अच्छे से करके जाना, हमेशा ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। तो इसे आज हम देखिए, आज हम इसकी थ्योरी भी समझेंगे और हम इसे अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा हम इसके हर एक पार्ट को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और बाद में ये एक ट्रिक भी यूज़ करेंगे जिसे यूज़ करते हुए आप इजीली इसे याद रख पाएंगे, आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये पूरा मॉडल यानी ये जो पूरा कोण है ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एजर-डेल शंकु मॉडल को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों दिया गया। देखिए, अब हम टीचिंग में क्या करते हैं, बहुत सारी शिक्षण सहायक सामग्रियों का और सहायक प्रणालियों का यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी शिक्षण प्रणाली अधिक इफेक्टिव है, कौन सी कम है, कौन सी सहायक सामग्री से बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, कौन सी कम। तो ये इस ज़रूरत को महसूस करते हुए एजर-डेल ने एक मॉडल दिया जिसे हम कहते हैं एजर-डेल शंकु मॉडल, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, एजर-डेल शंकु मॉडल का मुख्य बिंदु या उद्देश्य है शिक्षण सहायक सामग्री तथा सहायक प्रणालियों की सापेक्ष प्रभावशीलता को स्पष्ट करना। एजर-डेल का ये मॉडल एक कोण के आकार द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस कोण में सबसे नीचे प्रत्यक्ष तथा सार्थक अनुभवों को सम्मिलित किया गया है। इन अनुभवों की प्रबलता सबसे अधिक होती है। देखिए, अब जो मैंने बोला वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एजर-डेल का शंकु मॉडल। शंकु का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये कोण, कोण को हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो ये इसी शेप का है, इसीलिए इसका नाम ये दिया गया और इसे एजर-डेल ने दिया था, इसलिए इसका नाम एजर-डेल शंकु मॉडल है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे नीचे जो है वो दिया गया है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, यानी हिंदी में अगर समझे तो वास्तविक कृत्रिम अनुभव। तो ये सबसे नीचे दिया गया है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके हर एक कॉलम को डिटेल में समझाऊंगी, एग्जाम्पल्स देखिए, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा कैसे याद होगा, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम इस कोण पर दृष्टि डालें तो बाएं ओर एक लंबी रेखा द्वारा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ प्रभाव दिखाई देगा, अर्थात मौखिक शब्दों का प्रभाव सबसे कम तथा प्रत्यक्ष साधनों का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा। कोण की नोक अथवा अग्रभाग मौखिक संप्रेषण को दर्शाता है। इस कोण के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर चलने पर अनुभवों की प्रभावशीलता बढ़ती जाएगी। मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। यानी सबसे ऊपर जिसमें दिया गया है वर्बल सिंबल यानी मौखिक संकेत, ये सबसे कम इफेक्टिव होते हैं और जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं ये अधिक इफेक्टिव होते जाते हैं, ये मेथड्स, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में भी आप देख सकते हैं, मौखिक संकेत सबसे कम प्रभावशाली और वास्तविक कृत्रिम अनुभव सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं, ठीक। अब हम इसके हर एक कॉलम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें पहला कॉलम जो हमने देखा था वो था वास्तविक कृत्रिम अनुभव, या अगर इंग्लिश में कहें तो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। तो अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं क्या हो सकता है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए, ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है ये अनुभव। इसे देखिए, एजर-डेल ने ये दिया किस तरह से था। हम पढ़ने के लिए, कुछ भी समझने के लिए अपनी इंद्रियों का यूज़ करते हैं, अपनी जो संवेदनात्मक इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, जबान, हाथ, इन सब का यूज़ करते हैं। इसके 5 होती है ना, 5 सेंसेस जो होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनका यूज़ करते हैं। तो इसी के आधार पर उसने दिया था, उसका कहना था कि किसी भी शिक्षण प्रणाली में या सहायक सामग्री में जितनी ज़्यादा इंद्रियां यूज़ हो पाएंगे, जितने ज़्यादा सेंसेस बच्चे यूज़ कर पाएंगे, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक बच्चे उसे याद रख पाएंगे। तो इसी आधार पर पहला जो उन्होंने बोला था रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए, इसका एग्जाम्पल हम कैसे कह सकते हैं। रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस में वो सब कुछ आ जाता है जिसे हम करके सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ट्रैक्टर चलाना या उसकी मरम्मत करना सीख रहा है तो उसमें वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करेगा, अपने हाथ का इस्तेमाल करेगा, जो उसे सिखा रहा है उसकी सुनेगा, यानी कानों का भी इस्तेमाल करेगा, और कुल मिलाकर अपने सारे सेंसेस का वो इस्तेमाल इसमें कर लेगा। इसीलिए यह सबसे अधिक इफेक्टिव होता है और यह ज़्यादातर नहीं भूलता। ये वो वाला मेथड है जिसे अगर इसका यूज़ करके हम कुछ सीखें तो उसे भूलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो इसी को सबसे सर्वोत्तम विधि माना जाता है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है नियोजित कृत्रिम अनुभव, या अगर इंग्लिश में बोले तो कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस। ये इससे थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, जो चीज़ें हम करके नहीं सीख सकते या जो चीज़ें बिल्कुल हम रियल में नहीं सीख सकते, उसके लिए हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हमारे सामने उसे हम ऐसे पेश करते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगना चाहिए कि ये रियल है, उसे रियलिटी वाला
फील आना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं नियोजित कृत्रिम अनुभव। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बच्चों को अयोध्या नगर के बारे में समझाना है, क्या ये पॉसिबल है कि एक नज़र में पूरी अयोध्या नगरी को हम समझा दें, या बच्चे हर चीज़ को छूकर समझे फिर समझ पाए कि कौन सी चीज़ उस नगर में कहाँ पर है? तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि हम अयोध्या नगरी पर बेस्ड एक मॉडल पेश कर देंगे बच्चों के सामने, जिसे उसे देखकर बच्चे इजीली समझ पाएंगे कि अयोध्या नगर में कौन सा स्थान कहाँ पर है। ये उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव को लाना संभव नहीं होता। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, लेकिन ये भी बहुत प्रभावशाली तरीका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभिनयात्मक भागीदारी यानी ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन। देखिए अब क्या होता है, कोई पास्ट में हुई घटना को अगर हमें पढ़ाना है या समझना है तो हम पास्ट में तो नहीं लेके जा सकते ना बच्चों को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस वाले मेथड का यूज़ करते हैं, ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन का। फॉर एग्जांपल, हमें हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ाना है, या हमें कुछ और युद्ध पढ़ाना है, या कोई और भूतकालीन घटना पढ़ानी है। अब हम उसके लिए एक ड्रामा तैयार करवाएंगे बच्चों से, उसमें बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें वो बहुत अच्छे से याद रह पाएगा और वो रियल वाली फीलिंग ले पाएंगे इससे। वो अगर वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो ये फील करेंगे, उसमें से वो कोई एक पार्ट होंगे ना, कोई एक किरदार वो निभा रहे होंगे, तो उसे याद रख पाएंगे। और अगर वो उसे देख रहे हैं तो भी उन्हें ऐसा फील होगा कि ये सब उनके सामने हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध या जो भी युद्ध पढ़ रहे हैं वो उनके सामने हुआ है। तो ये भी रियल तो नहीं होता, लेकिन रियल जैसी फीलिंग दे देता है। और इसमें भी लगभग सारी ही सेंसेस का यूज़ कर लेते हैं बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये भी बहुत लॉन्ग टाइम तक बच्चों को याद रह जाता है। इसीलिए ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, अब अगला होता है इसके बाद प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में हम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो बच्चों के सामने करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत बच्चों की भी हेल्प ले लेते हैं। तो इसलिए बच्चे उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और बीच बीच में उन्हें थोड़ा थोड़ा करने का भी अवसर मिल जाता है, उन्हें करने का मौका मिल जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता, छोटे बच्चों को हम खुद से पूरा करने का नहीं दे सकते, रिस्की होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जब हम उनसे हेल्प ले लेते हैं तो उन्हें करने का मौका मिल जाता है। इसलिए इसमें भी उनकी सारी सेंसेस यूज़ हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हाथों का उपयोग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए बाकी तीनों से नीचे इसे रखा गया है। तो ये इन तीनों से कम इफेक्टिव है, लेकिन ये भी इफेक्टिव है क्योंकि ज़्यादातर सेंसेस इसमें यूज़ कर पा रहे होते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था भ्रमण। भ्रमण के लिए देखते हैं, भ्रमण का देखिए कोई चीज़ है जिसे आपको समझाना है, जैसे आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाना है। अब आप जब ताजमहल के बारे में पढ़ाएंगे, एक तरह से आप उसे बोलेंगे कि भाई शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें वहाँ बराबर बराबर में थी, वहाँ नक्काशी हुई भी थी, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। बच्चे रट लेंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ बहुत कम टाइम के लिए उन्हें याद रह पाएगा। लेकिन अगर आप बच्चों को टूर पर ले जाएं, आप ताजमहल उन्हें दिखा दें, आप उन्हें दिखा दें कि ये देखिए नक्काशी हुई हुई है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, तो वो इसे देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा टाइम तक याद रह पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सारी सेंसेस यूज़ नहीं होती। देखिए आंखों का इस्तेमाल कर रहा है जो इनका इंस्ट्रक्टर है, उसकी बातें सुन रहा है, यानी कानों का भी इस्तेमाल हो रहा है। हाथों का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, बहुत कम चीज़ें होती हैं जिन्हें बच्चे छू कर देख पाते हैं। तो इसलिए ये बाकियों से थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव फिर भी होता ही है ये। ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा इफेक्ट बच्चों के दिमाग पर डालता है और बच्चे अच्छे टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक इसे याद रख पाते हैं। ठीक, तो भ्रमण भी एक अच्छी टेक्निक है। फिर उसके बाद आता है प्रदर्शित सामग्री यानी एग्जीबिशन, जिसे हम कहते हैं, इसे नुमाइश भी कह सकते हैं। देखिए अब जिन चीज़ों को हम बच्चों को रियल में नहीं दिखा सकते, या वो पॉसिबल ही नहीं है कि रियलिटी में उन्हें ये चीज़ें प्रदर्शित हम कर सकें, तो हम क्या करते हैं, उनके मॉडल्स बना लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बनाकर एग्जीबिशन के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं, बच्चे उन्हें देखकर समझ सकते हैं ये क्या है। लेकिन इसमें क्या है, वास्तविक चीज़ों का ये कृत्रिम प्रतिरूप होते हैं। मतलब अगर हमें समझाना है बच्चों को कि वर्षा कैसे होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चों को दिखाएं कि पानी इस तरह ऊपर जा रहा है, फिर बादल बन रहे हैं, फिर पानी ऐसे बरस रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत नामुमकिन सी बात है कि बच्चों को ये हम एकदम लाइव दिखाएं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, हम मॉडल बना के दिखा सकते हैं। ऐसे ही और भी जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से अगर हम बनाकर दिखाएंगे तो रियल तो नहीं होगा, लेकिन रियल जैसा होगा, इसलिए बच्चे इसे भी अच्छे ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। लेकिन वही बात हो जाती है कि ज़्यादातर आंखों का और कान का इस्तेमाल हो रहा है, हाथों का इस्तेमाल यहाँ भी बहुत कम है, यहाँ भी बच्चे करके नहीं सीख रहे हैं, इसलिए ये भी बाकियों के मुकाबले कम इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए इसे फील्ड ट्रिप यानी भ्रमण से नीचे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट था चलचित्र यानी मोशन पिक्चर। इसे मैं नॉर्मल भाषा में अगर बोलूँ तो टेलीविज़न के तौर पर हम समझ सकते हैं। देखिए टेलीविज़न में क्या होता है, अगर टेलीविज़न पर बच्चे कोई भी शैक्षिक सामग्री को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो भी उनका टॉपिक है उसे देख समझ रहे हैं, तो ये एक अच्छा इफेक्टिव मेथड तो है। लेकिन इसमें भी आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, कानों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन करके नहीं सीख रहे हैं, करके बिल्कुल भी सीखने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए इसे हमने एग्जीबिशन और भ्रमण से भी नीचे रखा है। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है स्थिर चित्र, रेडियो या रिकॉर्डिंग। इन्हें मैंने तीनों को एक ही में इसीलिए रखा है क्योंकि इन तीनों में एक कॉमन बात है कि इन तीनों में ही सिर्फ एक एक सेंस का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम स्थिर चित्र यानी फोटो वगैरह का समझें
तो उसमें भी सिर्फ आंख इस्तेमाल हो रही है, रेडियो में सिर्फ कान का इस्तेमाल हो रहा है, रिकॉर्डिंग में भी सिर्फ कानों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ एक सेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो बाकियों के मुकाबले ये बहुत ही कम इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए इन्हें इन सबसे भी नीचे रखा गया है, मतलब कि कम इफेक्टिव। जब मैं नीचे बोल रही हूँ तो मेरा कहने का मतलब है कि इफेक्टिवनेस में नीचे। अगर हम कोन में देखें तो कोन में ऊपर है, क्योंकि कोन में उल्टा है ना, नीचे सबसे ज्यादा इफेक्टिव वाले हैं और ऊपर वाले कम इफेक्टिव हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इफेक्टिवनेस में जब एरो जा रहा है तो वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। तो रेडियो आप वही बात है कि कम इफेक्टिव है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है दृश्य प्रतीक। दृश्य प्रतीक भी वही है जो चार्ट वगैरह हम बनाते हैं। इसमें भी बच्चे सिर्फ आंखों से देख रहे हैं तो कम वो जुड़ पाते हैं, कम वो रियल वाली फीलिंग ले पाते हैं। सिर्फ देख रहे हैं तो कम उन्हें याद रह पाता है, ज़्यादा टाइम तक वो ये चीज़ें याद नहीं रख पाते। और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ऊपर रखा गया है कोन में और इफेक्टिवनेस में जो सबसे नीचे आता है, यानी शाब्दिक प्रतीक, वही हमारे का लास्ट भी है और हमारे स्कूलों में सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। हम यही सब इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए, जो कि सबसे कम इफेक्टिव है। शाब्दिक प्रतीक का मतलब जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, बातचीत के थ्रू बच्चों को समझा रहे हैं, वो सबसे कम इफेक्टिव होता है एजरडेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सारे जो कॉलम थे कोन के वो सब अच्छे से समझ लिए हैं। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बात आती है कि इतना बड़ा कोन, उसमें लगभग 8-10 कॉलम ऐसे बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात, इन्हें सीक्वेंस में ही याद रखना है कि पहले ऊपर कौन आएगा, नीचे कौन आएगा। तो ये एक मुश्किल टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके लिए एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है, जिसे आपको सिर्फ 1-2 बार पढ़ना होगा और आपको पूरा कोन, पूरा मॉडल अच्छे से याद हो जाएगा। तो ट्रिक है हमारी, एक लड़की का नाम है वानी और एक लड़के का नाम है अभी, ठीक है। ये 2 लड़की और लड़के की स्टोरी है। तो वानी अभी पर भ्रम यानी शक प्रदर्शित करते हुए कहती है, चल स्थिर रेडियो दृश्य सबको दिखा। यानी कोई स्थिर रेडियो है, रखा हुआ रेडियो है, उसका नज़ारा सबको दिखा। वानी अभी पर भ्रम प्रदर्शित करते हुए कहती है, चल स्थिर रेडियो दृश्य सबको दिखा। वो सा को शा पढ़ती है, इसलिए शब को बोला है उसने। वानी अभी पर भ्रम प्रदर्शित करते हुए कहती है, चल स्थिर रेडियो दृश्य सबको दिखा। आई होप लाइन आपको याद हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि किससे क्या रिलेट हो रहा है। वानी में वा से हो जाएगा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, जो कि हमारे कोन का सबसे पहला कॉलम यानी नीचे का कॉलम था। फिर हो जाएगा नी, वानी के नी से हो जाएगा नियोजित कृत्रिम अनुभव, जो कि इसके बाद आता है सेकंड नंबर का कॉलम। फिर हो जाएगा अभी से हो जाएगा अभिन्यात्मक भागीदारी, जो कि थर्ड है। फिर आ जाता है प्रदर्शित, प्रदर्शित का मतलब है प्रदर्शन। फिर आ जाएगा चल, ये तीनों करते हुए कहती है साइलेंट है। फिर यहाँ जाएंगे चल, चल से हो जाएगा चलचित्र। फिर स्थिर से हो जाएगा स्थिर चित्र, रेडियो से हो जाएगा रेडियो प्रसारण, दृश्य से हो जाएगा दृश्यात्मक प्रतीक, शब्दों में शब्द से हो जाएगा शाब्दिक प्रतीक। तो ऐसे करके आपको पूरा कोन याद आ जाएगा, किसके बाद आपको कौन सा लाइन लिखना है, कौन सी विधि, कौन सी टेक्निक किसके बाद आएगी, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार ट्रिक को फिर से रिवाइज करते हैं। वानी अभी पर भ्रम प्रदर्शित करते हुए कहती है, चल स्थिर रेडियो दृश्य शब्द को दिखा। आई होप एजरडेल में आपको कुछ और बिल्कुल पढ़ने की कहीं और से जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से न सिर्फ याद हो गया होगा बल्कि समझ भी अच्छे से आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।